ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट से देख लेते हैं इंग्लिश के पेपर को जो कि 2026 में पूछा जाने वाला है और जो हमें पूरे के पूरे 100 मार्क्स दिलाने वाला है। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप का हमारा पेपर होने वाला है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि यही सेम ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में आपसे पूछा जाने वाला है। तो इसमें वीडियो को बिल्कुल से भी स्किप मत कीजिएगा और पूरे ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, पहली इंस्ट्रक्शन जो इसकी होती है क्वेश्चन पेपर की, वो ये कहता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चंस दिए होते हैं एग्जाम पेपर में, वो सभी कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। उनमें से हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना ही होगा। दूसरी, राइट नीट एंड टू द पॉइंट आंसर। आंसर आपको एकदम जो है नीट क्लियर लिखने होंगे, साफ सुथरे, ऐसे कि जो पढ़ने में आए। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनती है, फर्क नहीं पड़ता है, बट क्लियर होना चाहिए, पढ़ने में आनी चाहिए, राइटिंग एकदम क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होती है, वर्ड्स लिमिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। वर्ड लिमिट शुड बी फॉलोड वेयर मेंशन्ड। जहां कहीं पर भी मेंशन की गई है वर्ड लिमिट, वहां पर आपको फॉलो करनी होगी। ठीक है, वर्ड लिमिट जैसे बताई गई है कि 30 से 40 वर्ड या 60 से 80 वर्ड या 150 वर्ड, तो आपको वो फॉलो करनी होगी। ये तीन इंस्ट्रक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं बोर्ड एग्जाम में, किसी भी पेपर में बोर्ड एग्जाम के। तो चलिए, ये तो रही इंस्ट्रक्शंस, और फटाफट से देख लेते हैं कि हमारा पेपर कैसा आने वाला है और क्या पूछे जाने वाला है बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन होगा पेपर में, वो होगा सेक्शन ए। बता दूं आपको कि हमारा बोर्ड एग्जाम का जो इंग्लिश का पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, 4 सेक्शन में। ठीक है, पहला सेक्शन आपका सेक्शन ए होगा, जिसमें रीडिंग पूछा जाएगा, रीडिंग से जिसमें एक अनसीन पैसेज आएगा, और ये टोटल 10 मार्क का होने वाला है। ठीक है, ये टोटल आपको 10 मार्क। चलिए, तो देख लेते हैं कि पैसेज क्या आने वाला है और कैसे पूछा जाने वाला है पैसेज। देखिए, क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, रीड द फॉलोइंग पैसेज। फॉलोइंग का मतलब नीचे, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए हुए पैसेज को पढ़िए, गद्यांश को पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और उनके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर दीजिए। जैसे कि ये दिए हुए हैं क्वेश्चन, पहले पैसेज दिया हुआ है और फिर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ए बी सी डी, और फिर आगे भी है एक दो। तो ये सारे क्वेश्चंस जो दिए हैं, इनके आंसर आपको इसी पैसेज से ही लिखने होते हैं। तो चलिए, फटाफट से पैसेज को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि वंस देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, हु वाज वेरी फंड ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों का बहुत शौकीन था, या जिसे पक्षियों का और जानवरों का, एनिमल्स, जिसे पक्षियों और जानवरों का काफी शौक था। चलिए, हम पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर इसके आंसर्स निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा और आपका कंप्लीट पेपर इसी में हम सॉल्व करवाने वाले हैं, इसलिए टाइम बहुत लग जाएगा। इसलिए पैसेज को पढ़ लेते हैं, फिर आपको अगर इसकी हिंदी समझनी है तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं अलग अलग अनसीन पैसेज के, सेक्शन ए के, सेक्शन बी सी डी, सभी के सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। चलिए, पढ़ लेते हैं इसको। वंस देयर लिव्ड अ किंग हु वाज वेरी फंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। इतना आपको ध्यान रखना है, क्या कि वंस देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, हु वाज वेरी फंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो जानवरों और पक्षियों का काफी शौकीन था, या जिसे जानवरों और पक्षियों का काफी शौक था। ही हैड अ ह्यूज जू, उसके पास एक बड़ा सा चिड़ियाघर था, ह्यूज जू। इन हिज गार्डन, उसके बगीचे में, दैट वाज फिल्ड विद बर्ड्स, जो कि पक्षियों, लायंस, शेरों, टाइगर्स मतलब चीता, एंड इवन डियर्स, और यहाँ तक कि हिरणों से भरा हुआ था। ही मेड श्योर, उसे विश्वास था, दे वर वेल फेड, उनका अच्छी तरह से पालन पोषण हो रहा था, एंड टेकन केयर ऑफ, और उनकी देखरेख हो रही थी। वन डे, एक दिन, अ वाइज मैन विजिटेड हिज कोर्ट, एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके दरबार में आता है, आस्क्ड हिम, और उससे पूछता है, ओ किंग, हे राजन, डू यू थिंक यू आर डूइंग जस्टिस टू दीज क्रीचर्स बाय केजिंग देम। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है उसके दरबार में और उस पूछता है कि हे राजन, आप इन जानवरों को, इन प्राणियों को पिंजड़े में बंद करके क्या आप इनके साथ में न्याय कर रहे हैं। द किंग वाज सरप्राइज्ड, राजा उसकी बात को सुनकर के काफी चौंक गया। ही हैड नेवर थॉट अबाउट इट, उसने इन सब चीजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। दैट नाइट, उस रात, ही कुड नॉट स्लीप एंड केप्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट द वाइज मैन हैड सेड। उस रात वह सो नहीं सका और उस बात के बारे में सोचता रहा जो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कही थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन,
ही ऑर्डर्ड हिज मैन, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया टू फ्री ऑल द एनिमल्स फ्रॉम द केजेस। ठीक है, सभी जानवरों को केजेस मतलब पिंजरे से आजाद कर दिया जाए। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से द किंग प्लेस्ड, उसी दिन राजा ने क्या किया, प्लेस शपथ ली टू प्रोटेक्ट एनिमल्स इन द वाइल्ड, जंगली जानवरों, जंगलों में जानवरों की सुरक्षा करने की शपथ ली, इंस्टीड ऑफ कीपिंग देम इन प्रिजन, उन्हें कैद में रखने की बजाय। तो ये रहा हमारा पैसेज, और आगे इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये किस प्रकार से पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, ये समझ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमारा, और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को जब तक पूरी तरह से समझ में ना आए उसको बार बार पढ़िएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन बेहतर समझ में आ जाता है तो उसका आंसर 100% आप सही लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन समझने में गलती कर देंगे तो उसका आंसर भी गलत ही हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को जब तक क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में ना आ जाए उसको बार बार रिपीट कीजिए, उसको समझिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द किंग फंड ऑफ, राजा को किस चीज का शौक था। तो जैसा कि पहले हमने पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि राजा को जो है बर्ड्स और एनिमल्स का शौक था, तो हम वही लिख देंगे, द किंग वाज फंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, राजा पक्षियों और जानवरों का शौकीन था। क्लियर हुआ। इसी पैसे से आपके इन क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, कहीं और से नहीं लिखना है, कहीं से याद करके नहीं जाना है। ये जो पैसेज दिया होगा इसी पैसेज से जो नीचे क्वेश्चन दिए होंगे उनके आंसर आपको ढूंढकर लिखने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड ही कीप इन हिज गार्डन, उसने अपने बगीचे में क्या रखा था। तो आंसर अब क्या हो जाएगा, क्या था उसके बगीचे में। तो ही केप्ट अ जू इन हिज गार्डन, उसके बगीचे में क्या था, एक ह्यूज जू था, एक बड़ा सा चिड़ियाघर था, विद वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स, विभिन्न प्रकार के पक्षियों और जानवरों वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। व्हाट क्वेश्चन डिड द वाइज मैन आस्क, वो जो बुद्धिमान व्यक्ति आया था उसने क्या क्वेश्चन पूछा था। यही तो पूछा था कि क्या आप जो है इन प्राणियों को कैद में रख करके, पिंजड़े में रख करके, क्या आप इनके साथ में न्याय कर सकते हैं। तो वही लिख देना है। क्या, द वाइज मैन आस्क्ड वेदर इट वाज जस्ट टू कीप एनिमल्स इन केजेस, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा था कि क्या इन जो है जानवरों को कैद में, पिंजड़े में रख करके आप इनके साथ में न्याय कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, कहीं और से नहीं आपको इनके आंसर याद करने हैं, कहीं से नहीं रटने हैं। इसी पैसे से आपको इनके आंसर मिल जाते हैं, जो कि आपका पूरे 10 मार्क्स का होता है। और ये 10 मार्क्स तो आपको बिल्कुल भी जाने नहीं चाहिए, एकदम लूट लो। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई कुड द किंग नॉट स्लीप दैट नाइट, राजा उस रात क्यों नहीं सो सका था। क्योंकि वो सोच रहा था उस बुद्धिमान व्यक्ति की बातों के बारे में, जो उसने कहा था। क्या कहा था, द किंग कुड नॉट स्लीप, राजा नहीं सो सका था, बिकॉज ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द वाइज मैन वर्ड्स, क्योंकि वो उस बुद्धिमान व्यक्ति की बातों को याद कर रहा था, इसलिए नहीं सो पाया था। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक ये आपका अनसीन पैसेज जो आता है सेक्शन ए में, रीडिंग सेक्शन में, वो क्लियर होता है। तो अनसीन पैसेज सेम ऐसा ही आने वाला है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। एक अनसीन पैसेज आ जाएगा और उसको जो है आपको पढ़ना है, और पूरी तरह से बढ़िया से क्लियर से, और फिर उसी अनसीन पैसेज से आपके जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि ये हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके आंसर आपको इसी अनसीन पैसेज से ही छांट करके लिखने होते हैं। तो इसमें कहीं बाहर से कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसका बच रहा है अनसीन पैसेज का, देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है, दो दो नंबर के होंगे 5 क्वेश्चन, तो टोटल जो है आपके कितने हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन होंगे दो दो नंबर के, तो टोटल आपके हो जाते हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज का है ये भी देख लेते हैं। क्या आप पूछ सकता है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, इस पैसेज का एक जो है बेहतर टाइटल आपको शीर्षक देना है, जो इस पैसेज पर बढ़िया से ठीक से सटीक लगे। तो टाइटल क्या हो सकता है आंसर में, सजेस्टेड टाइटल आपको ऐसे लिखना है कि सजेस्टेड टाइटल, फिर फ्रीडम फॉर द केस्ड, एक तो ये टाइटल हो जाएगा, या फिर दूसरा द किंग्स रियलाइजेशन। ये दो प्रकार के आपके जो है टाइटल हो सकते हैं इस पैसेज के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज अगेन, इस पैसेज को फिर से पढ़िए, एंड मेक नोट्स ऑन इट्स, और इनमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं
जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनका एक नोट बनाइए, नोट डाउन कीजिए। आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल, और इसके लिए एक सुनिश्चित टाइटल भी, शीर्षक भी दीजिए। तो चलिए ये भी फटाफट से देख लेते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व करवाने वाले हैं। बिल्कुल से ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। बोर्ड एग्जाम 2026 में सेम यही पेपर, ऐसा ही पेपर पूछा जाने वाला है क्लास 12th इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए इसका देख लेते हैं फटाफट, आंसर क्या हो जाएगा, टाइटल क्या हो जाएगा। ट्रू लव इज फ्रीडम, सच्चा प्रेम क्या है, आज़ादी है। और नोट्स की बात की जाए तो इसमें क्या नोटेबल जो है कीज थी, क्या मेन मेन टॉपिक्स थे, क्या क्या घटनाएं हुई, उनका हम एक नोट बना लेंगे फटाफट से। और वो नोट क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्या हो जाएगा। किंग हैड लार्ज जू, था नहीं था, राजा के पास एक बड़ा सा चिड़ियाघर था नहीं था। और फंड ऑफ एनिमल्स, और राजा कैसा था, जानवरों का शौकीन था, शौक था उसे। दूसरा क्या उसमें नोट डाउन करने वाली बात है कि वाइज मैन क्वेश्चन हिज जस्टिस, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसके न्याय के बारे में प्रश्न पूछा, प्रश्न किया। तीसरा नोट डाउन करने वाली बात, किंग कुड नॉट स्लीप, राजा सो नहीं सका था, सो नहीं पाया था, रियलाइजेशन किया उसने। फिर नेक्स्ट क्या बात हुई उसमें, एनिमल्स फ्रीड नेक्स्ट डे, अगले ही दिन जानवरों को आजाद कर दिया गया। लास्ट और 5 मेन चीज क्या थी इसमें, डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टेड ऑफ केजिंग, जानवरों को पिंजड़े में बंद करने के बजाय उनकी प्रोटेक्ट करने, उनके जो जंगली जीवन है उसको प्रोटेक्ट करने का निश्चय किया गया। ये इतनी चीजें हुई इसमें। अब यहाँ से आपका पैसेज खत्म होता है, रीडिंग सेक्शन खत्म होता है, 10 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। अब शुरू हो जाता है सेक्शन बी, राइटिंग का, और ये आपका पूछा जाएगा पूरे के पूरे 20 मार्क्स का, 20 नंबर का पूरा आने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा इसको भी, और क्या इसमें लिखना है ये भी समझिएगा, क्या की पॉइंट्स होने वाले हैं ये भी समझिएगा। तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं इसको भी। पहला क्वेश्चन जो आपके राइटिंग सेक्शन का पूछा जाने वाला है वो है कि यू आर राज या रानी। मान लिया कि आपका नाम राज या रानी है, या कुछ अदर भी हो सकता है। आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, इतना मान लिया, इतना मान लिया कि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, और आपका नाम राज या रानी या अदर कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको करना क्या है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिखना है, हाईलाइटिंग द इश्यूज ऑफ गार्बेज, और उस पत्र में आपको कचड़े के की जो समस्याएं हैं उनको हाईलाइट करना है। एंड पुअर सैनिटेशन इन योर लोकेलिटी, और आपकी एरिया में जो जो है गंदगी है या अदर समस्याएं हैं उनको भी आपको इसमें दिखाना है, बताना है इस लेटर में। तो फटाफट से इसको समझ लेते हैं कि आप लेटर कैसे लिखेंगे, कि क्या क्या की पॉइंट्स होने वाली हैं। कंप्लीट लेटर तो मैं लिख के इसमें बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि आप समझते हैं, आपको लिखने समझने में ही 3 घंटे, 3.25 घंटे निकल जाते हैं, फिर भी रह जाता है पेपर। तो कंप्लीट पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा अगर आपको समझाते हुए, तो कितना टाइम लग सकता है। इसलिए आपको अगर लेटर, रिपोर्ट या आर्टिकल्स, जिस टॉपिक पे जो भी चाहिए आप कमेंट में बताइएगा। मैं ये लेटर और जो भी हैं आर्टिकल, रिपोर्ट, ये सब जो है लिखवा दूंगा। की पॉइंट समझ लेते हैं कि आपको लेटर में क्या लिखना है। तो जब किसी भी एडिटर को हम लेटर लिखेंगे तो उनके की पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या उसमें मेंशन किया जाए, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी होती है। जिनको हम हेडिंग्स कहते हैं, क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो पहली चीज़ क्या होती है, मेंशन डर्टी स्ट्रीट्स, जो गंदी गलियां हैं उनको मेंशन कीजिए, बताइए उन गलियों के बारे में। ओवरफ्लोइंग गार्बेज, और जो कूड़ा कचरा के ढेर हैं उनके बारे में बताइए। हेल्थ रिस्क टू रेसिडेंट्स, वहाँ के निवासियों के प्रति जो है स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, ये बताइए। और इमीडिएटली एक्शन लेने की रिक्वेस्ट भी कीजिए इसी में। और फॉर्मल टोन एंड फॉर्मेट भी इसी में दिखाइए। तो ये तो आपके की पॉइंट्स रहेंगे किसी एडिटर को जब लेटर लिखेंगे, और ये 100% लिखने को हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग
नहीं होती है, तो 100% आता ही आता है। समस्या कोई भी हो सकती है, प्रॉब्लम कोई सी भी हो सकती है, बट एडिटर को लेटर लिखना तो आएगा ही आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और कितने वर्ड्स में आता है? 150 वर्ड्स में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आपको लिखनी है किस टॉपिक पे? द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का जो वार्षिक उत्सव होता है उस पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है इन अबाउट 150 वर्ड्स, लगभग 150 शब्दों में लिखनी है। अब लगभग दिया हुआ है तो लगभग 150 है, तो 140 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, लगभग में 10-5 इधर उधर चलता रहता है, कोई बात नहीं होती है। तो ये तुम मत सोचना कि बिल्कुल 150 लिखा तो 150 ही पूरे ही करने हैं, नहीं। करेक्ट लिखो, सही लिखो, नीट एंड क्लियर लिखो। ठीक है, चलिए इसमें भी समझ लेते हैं रिपोर्ट में क्या क्या आपको मेंशन करना है। तो इसमें देखिए पहली चीज क्या होगी, डेट और वेन्यू आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस डेट में ये फंक्शन हुआ और किस जगह पर हुआ, ये चीज आपको मेंशन करनी होगी। फिर वहां पर चीफ गेस्ट कौन से आए थे, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर कल्चरल परफॉर्मेंस बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा क्या जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, ये चीज आपको होगी। चलिए क्लियर है यहाँ तक। और अगली चीज इसमें क्या मेंशन करनी होगी, वो होगा आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। भाई जब कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होते हैं, तो प्राइज तो जरूर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उपहार बांटे जाते हैं। जैसे कि अभी 15 अगस्त आ रहा है, बच्चे फंक्शन करेंगे, कोई कार्यक्रम होगा, तो उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तो जरूर से ही होगा, जिससे उनका उत्साह बढ़ता है। तो चौथी चीज क्या है इसमें मेंशन करनी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट चीज क्या है, प्रिंसिपल स्पीच। आपके विद्यालय में कोई फंक्शन होता है तो प्रिंसिपल क्या स्पीच देते हैं, वो भी आपको मेंशन करनी होगी। और लास्ट में आपको थैंक्स की वोट के साथ में इसका निष्कर्ष कंक्लूजन भी बताना होगा, लिखना होगा। तो यहाँ तक ये आपका क्लियर होती है रिपोर्ट। नेक्स्ट जो नंबर आता है, अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो होता है आर्टिकल। तो क्या कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए और किस चीज पर, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में अंग्रेजी का क्या महत्व है, इस पर एक आपको आर्टिकल लिखना है इन अबाउट 150 टू 200 वर्ड्स, 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या की पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स रखनी है, किस किस टॉपिक पे आपको ये लिखना होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या एक हेडिंग्स डाल देनी है ऐसी, आर्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, आंसर लिखने के बाद आगे लिख दीजिए आर्टिकल, फिर डैश लगा करके फिर लिखिए इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद आपको हेडिंग्स स्टार्ट करनी है, ग्लोबल लैंग्वेज, एजुकेशन, जॉब्स, इंटरनेट, ये हेडिंग। फिर यूज्ड इन बिजनेस एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में इसका क्या यूज है, ये। ठीक है, बिजनेस और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में इसका क्या यूज है, ये। फिर गेटवे टू अपॉर्चुनिटीज, ये हेडिंग मेंशन करनी है। फिर इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रेवल, ये भी मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट जो और लास्ट होगी वो क्या होगी, नेसेसरी स्किल फॉर मॉडर्न लाइफ, ये आपको की पॉइंट्स मेंशन करनी होंगी आर्टिकल में। आपको आर्टिकल भी चाहिए तो कमेंट में आप बता दीजिए, मैं आर्टिकल लिखवा दूंगा। ओके क्लियर, यहाँ तक का पेपर आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है सेक्शन सी आता है, जो कि ग्रामर होता है 15 मार्क्स का। और इसे तो फटाफट से भैया लूट लो, जाने मत दो कहीं, क्योंकि ग्रामर सेक्शन जो ऐसा सेक्शन होता है जिसमें मार्क्स तो बिल्कुल भी डाउन होने ही नहीं चाहिए। इसमें कुछ रटने की बात ही नहीं, बस ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, आपकी जो है व्याकरण संभालो अपनी और फटाफट से लिख दो, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है और इजी वर्ड्स होते हैं, कोई इतने टफ वर्ड्स भी नहीं होते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले क्या पूछा जाने वाला है। ग्रामर सेक्शन का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो आपका होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में ये जो ब्रैकेट में दी गई हैं वर्ब्स, इनकी करेक्ट फॉर्म से ये जो खाली स्थान है इन्हें फिल करना होता है। ये बताना होता है कि एक एक वर्ब दी गई है और इसकी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यहाँ पर भरी जाएगी, ये आपको अपनी ओर से इस वर्ब की फॉर्म
भरनी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट इसको समझते भी चलते हैं। जैसे ये क्या है, ही, फिर ब्लैंक दिया गया है और इसके बाद टू दिल्ली येस्टरडे। तो क्या है भाई, ही के बाद गो लगा दोगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इसको समझने के लिए आप टेंस पे आ जाइए, हमारा वीडियो पे सर्च कीजिए, ठीक है, कि क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन एग्जाम तक 2.1, वहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा टेंस क्या होते हैं, वर्ब्स कौन सी कहाँ पर यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट के बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेंट, और फिर यस्टरडे बीता हुआ कल है तो वेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह कल दिल्ली गया था। ठीक है। अगर गो कर देंगे तो गलत हो जाएगा, गॉन कर देंगे तो गलत हो जाएगा, गो करेंगे तो यहाँ पर टुडे होना चाहिए और फिर गो आएगा ही नहीं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है तो गो का कोई मतलब ही नहीं बनता। गॉन का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि गॉन अगर होता तो हैव, हैज या हैड आना चाहिए था। कुछ नहीं है तो सेकंड फॉर्म रख दीजिए, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट रहता है तो ये किसमें स्ट्रक्चर जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता जाकर के है। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक से पूरे नंबर जा भी सकते हैं, और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पूरे के पूरे नंबर आप ला भी सकते हैं। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, वाटर, फिर ब्लैंक दिया गया है, फिर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉयल होता है, गर्म होता है। तो वाटर सिंगुलर है तो बॉयल में एस लगा दीजिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सी। क्या कह रहा है कि सी, फिर ब्लैंक है, फिर एक वर्ब दी गई है। अब इसकी फॉर्म आपको लिखनी, इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, अ बुक व्हेन आई एंटर्ड। तो क्या है, जब मैं आया, जब मैंने प्रवेश किया तो वो क्या कर रही थी, सी वाज रीडिंग, वह पढ़ रही थी अ बुक। जब मैं आया तो वह एक किताब पढ़ रही थी। ऐसे रहेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वाज रीडिंग। फिर अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी में ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है सबको। लेकिन ध्यान रखना, कन्फ्यूजन कितनी भी हो, कॉन्सेंट्रेट करो और पेपर का एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी तैयारी कितनी तगड़ी है, जरूरी गोइंग टू स्कूल। उसने कहा, पहला जो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब इधर है, जहां पर सैड होता है, ठीक है, या से हो, सेज हो, ये सब क्या होते हैं, आस्क हो, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब से होते हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरा पार्ट जो होता है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, जिसमें बात कही जाती। चलिए फटाफट से इसे समझ लेते हैं। तो ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब इसमें आपको इनडायरेक्ट में इसे चेंज करना है। कैसा, क्या ऊपर कह रहा है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करना है। क्या करोगे, पहले इसका सेंटेंस पता लगाओ, कैसा सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। जी हाँ, स्टेटमेंट है, क्योंकि साधारण सी एक बात कही जा रही है बस, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा, ना ऑर्डर है, ना रिक्वेस्ट है, कुछ भी नहीं है। एक साधारण तौर पर एक अपनी बात रखी जा रही है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो क्या है, स्टेटमेंट है, जिसे असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो फटाफट से इसको चेंज कर दीजिए। स्टेटमेंट में क्या होता है, सैड, सैड ही रहता है। ध्यान रखिएगा, नरेशन में आपको ये पहले से ही पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होते हैं। तो ही रह जाएगा, और सैड स्टेटमेंट में सैड ही रहता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं तो इसकी जगह पर क्या आ जाता है, दैट आ जाता है। फिर आई, पर्सन चेंजिंग्स आपने पढ़ी होंगी। आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो किस में चेंज हो जाएगी, आई ही में चेंज हो जाएगी। आई कहाँ चेंज हो जाएगी, ही में चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ही। और फिर आई एम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो टेंस भी चेंज हो जाएगा। किस में चला जाएगा, नेक्स्ट में चला जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाज। और फिर गोइंग टू स्कूल आपका
क्लियर हो गया ये वाक्य। नेक्स्ट वाक्य, चलिए अगला वाक्य क्या कह रहा है कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? डू यू लाइक म्यूजिक, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? तो अब इसको भी इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो फटाफट से देख लेते कैसे चेंज करेंगे। पहले सबसे पहले सेंटेंस देखिए कौन सा है, स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है, क्या है? तो ये क्वेश्चन है भाई, इंट्रोगेटिव का है। कौन सा है? कौन सा है? इंट्रोगेटिव का है। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फटाफट से देख लीजिए, लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव का है। अब कैसा है इंट्रोगेटिव का, ये भी तो देखना है। तो इसको देख लेते हैं भाई, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। यस आर नो टाइप, और यस आर नो टाइप में क्या होता है? क्या होता है यस आर नो टाइप में? बताइए फटाफट कमेंट में। यस आर नो टाइप में सैड या सैड टू को किस में चेंज करते हैं? फटाफट से बताइए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के किसी भी सेंटेंस में नहीं चेंज होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सैड और सैड टू की बारी आती है, तो सैड टू इंट्रोगेटिव, चाहे यस आर नो टाइप हो या WH टाइप हो, दोनों में आस्क में चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेम। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कैसा था? यस आर नो टाइप है ना, यस आर नो टाइप है, तो इसको क्या करेंगे? ये सार नो टाइप है, तो क्या करेंगे इसको? फटाफट से बताइए। इफ लगा देंगे, इसकी जगह पे क्या लगा देंगे? इफ लगा देंगे। इफ लगा देंगे, हाँ, लग गया इफ। फिर इसके बाद में क्या होगा? फिर यू है। अब इसे हमें असर्टिव बना देना है, स्टेटमेंट में चेंज करना है। सेम क्वेश्चन वर्ड ही नहीं रखना है हमें, असर्टिव में भी चेंज कर देना होता है। तो क्या करेंगे? यू को पहले लेके आएंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। क्योंकि स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है। तो पहले हमें क्या लाना है? सब्जेक्ट लेके आना है। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो कैसे कहाँ से चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ये। तो क्या हो जाएगा? यू मी में जाएगा। मी होता है ऑब्जेक्ट, चाहिए हमें सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा मी का सब्जेक्ट? आई। क्या हो जाएगा? आई। आई हो गया। फिर इसके बाद में फटाफट से देख लेते हैं, अब क्या चाहिए? टेंस भी चेंज होगा ना। डू किस टेंस की होती है हेल्पिंग वर्ब भाई? बताइए फटाफट कमेंट में। डू किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में की होती है, तो ये किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। लेकिन 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 डिड नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि इधर ये इंट्रोगेटिव था। क्या था ये? इंट्रोगेटिव था, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता। बट यहाँ पर क्या ये बन जाएगा? स्टेटमेंट बन जाएगा, असर्टिव बन जाएगा, और निगेटिव तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब का कोई चांस ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? फिर क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। क्या? लाइक्ड। और फिर म्यूजिक। हो गया हमारा ये भी कंप्लीट, बन गया। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए। फिर इसके बाद आ जाता है आपका वॉइस चेंजिंग। अब वॉइस भी तो चेंज करोगे भाई, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पढ़े हो तो उसका कुछ तो रिजल्ट मिलना ही चाहिए ना। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा, इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थानांतरण कर देते हैं, इसके स्थान चेंज हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक चीज और ध्यान रखना कि जो टेंस होता है वो नेक्स्ट चला जाता है, अगले वाले टेंस में चला जाता है। टेंस रहेगा वही, लेकिन उसका पार्ट अगला वाला आ जाता है। जैसे इसमें देखिए,
आर प्लेइंग, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है और ये किस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो कंटिन्यूअस में जाता, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहता है। बट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बीइंग का यूज कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। तो क्या करेंगे, जो क्रिकेट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रिकेट है, क्रिकेट, इसको क्या करेंगे, फटाफट से इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। अब सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सिंगुलर हो गया, क्रिकेट क्या है, सिंगुलर हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की का था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की रखेंगे, बट सिंगुलर के साथ लगने वाली लाएंगे, क्या लगती है सिंगुलर के साथ, इज। और इसके तुरंत बाद कंडीशन क्या है कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में एक ही कंडीशन में रहता है, जब उसमें क्या होता है, बीइंग लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। और बीइंग के बाद किसी भी पैसिव में क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म थी, अब इसकी थर्ड फॉर्म ले आएंगे, प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड। और इसके बाद तुरंत बाई, और बाई के बाद दे को ऑब्जेक्ट में रखेंगे, तो दे तो रख नहीं देंगे क्योंकि दे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, देम, क्या हो जाएगा, देम। क्लियर है, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द लेटर वाज रिटन बाय हिम, द लेटर वाज रिटन बाय हिम, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। अब इसमें समझिए कि समझने की बात है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया गया है, द लेटर वाज रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा गया। तो इस पैसिव में ऑलरेडी दिया गया, तो इसको हमें चेंज किस में करना है, एक्टिव में चेंज करना है। तो चलिए फटाफट से एक्टिव में चेंज कर लेते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, दोनों टाइप से, एक्टिव से पैसिव बनाने को भी कह सकता है और पैसिव से एक्टिव बनाने को भी कह सकता है, दोनों तरीके के समझते ही चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, हिम था उधर, हिम था, तो हिम को सब्जेक्ट में लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और इसके बाद में क्या है, रिटन था, रोट आ जाएगा, और फिर द लेटर, ही रोट द लेटर, उसने एक पत्र लिखा। इसकी जब पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, द लेटर रिटन बाई हिम, एक ही चीज है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कंबाइन यूजिंग अप्रोप्रिएट कंजक्शंस, कंजक्शन का यूज करके जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इनको कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो चलिए फटाफट से जोड़ लेते हैं, देर किस बात की। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि ही इज रिच, वह धनी है, ही इज अनहैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है। अब देखिए बोलने में ही आ रहा है, लेकिन ही इज रिच, वह धनी है, ही इज अनहैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है। वह धनी तो है लेकिन वह खुश नहीं है, पैसे वाला है, अमीर है, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है। तो पहले ही लग रहा है लेकिन, तो फटाफट से लगा दीजिए बट। ही इज रिच, वह धनी है, बट अनहैप्पी, लेकिन खुश नहीं है। अब फिर से दोबारा ही इज का रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक बार लग चुका है और उसी के बारे में तो बात की जा रही है। जब सेंटेंस हमारा चेंज होता है तब हम सब्जेक्ट और वर्ब चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ही इज रिच, वह धनी है, ही इज अनहैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है। तो ही इज रिच बट अनहैप्पी, वह धनी है लेकिन वह खुश नहीं है। क्लियर, चलिए फटाफट से अगला भी देख लेते हैं, क्या क्या कह रहा है कि सी वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, काफी मेहनत की, सी फेल्ड, वह फेल हो गई। तो ये कैसे बनेगा, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वह फेल हो गई। तो फटाफट से बना दीजिए कि अल्दो सी वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, कॉमा सी फेल्ड, कॉमा का मतलब हो जाएगा लेकिन फिर भी पूरा आ जाता है। तो अल्दो सी वर्क हार्ड, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, सी फेल्ड, लेकिन फिर भी वह फेल हो गई। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, ध्यान से समझिएगा, सेम ऐसा ही पेपर पूछा जाने वाला है 2026 में।
नेक्स्ट देखते हैं अगला जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, वो उसमें क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको करेक्ट करना है, सही करना है। कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई मिस्टेक है, उसको आपको सही करनी है। चलिए देर किस बात की, फटाफट से सही कर लेते हैं इन्हें भी और सॉल्व करते हैं अपने कंप्लीट पेपर को, पूरे के पूरे 100 मार्क्स लेके आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही डू नॉट प्ले वेल। ही डू नॉट प्ले वेल, तो यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक है भाई। ही सिंगुलर दिया गया है, ही सिंगुलर है ना, और सिंगुलर के साथ भाई हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर वाली होनी चाहिए। यहाँ पर ये डू कैसे आ गई, डू तो प्लूरल के साथ में आती है, हमने पहले ही पढ़ा है ट्रांसलेशन में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है ही, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो क्या लग जाएगा इसके साथ में, डज लग जाएगा। ये डज नॉट प्ले वेल, वह अच्छा नहीं खेलता है। क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आई हैज अ बुक। आई हैज अ बुक। आई हैज अ बुक, मेरे पास एक किताब है। लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं। आई हैव अ बुक, क्या होगा, आई हैव अ बुक, क्योंकि आई प्लूरल में आती है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल ही होनी चाहिए। ओके, क्लियर। चलिए मैं इनको ब्रैकेट के अंदर किए दे रहा हूं, जो भी मिस्टेक्स हैं, ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेयर यू आर गोइंग। गलत है भाई, ये पूरी तरह से गलत है। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होता है वो WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद में सब्जेक्ट आता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। बट इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो क्या हो जाएगा सही, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट से पूरा पेपर देख लेते हैं। चलिए आ गया जो है लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी, लिटरेचर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि इसमें क्या पूछे जाने वाला है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट फ्लाइट से पूछा जाएगा, प्रोज और पोएट्री से पूछा जाएगा। क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्वेश्चंस आएंगे, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन 60 to 80 वर्ड्स। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों में देने हैं, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से तीन क्वेश्चंस दिए जाएंगे। देखिए, तीन क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इन तीनों में से किसी दो के आंसर आपको लिखने हैं। आप चाहें तो फटाफट से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चंस के साथ में आंसर भी लिख रखे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। क्वेश्चन को जरूर बहुत ही बारीकी समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत समझ में आया तो आंसर 100% गलत होने वाला है। चलिए फटाफट से समझते हैं इसको। क्या कह रहा है कि हाउ डिड द लेसन, द लास्ट लेसन रिफ्लेक्ट पैट्रियोटिज्म। जो लास्ट लेसन है, ये चैप्टर किस प्रकार से देशभक्ति दिखाता है, प्रदर्शित करता है, तो उसका आंसर ये फटाफट से है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगर एक एक क्वेश्चन का आंसर हिंदी में समझाऊंगा तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में।
कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और उनके आंसर आप देख लीजिए और फटाफट से चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं फटाफट से क्वेश्चंस बता दूं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। इस प्रकार से पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 कि दो क्वेश्चंस के आंसर आपको 60 से 80 शब्दों में देना है। तीन पूछे जाएंगे, तीन में से कोई से भी दो हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द स्ट्रगल फेस्ड बाय द नरेटर इन डीप वाटर। डीप वाटर में नरेटर ने क्या संघर्ष फेस किए, क्या समस्याएं उसके साथ में आई, इस तरीके से पूछा जाएगा। उसका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाइए और मैं आगे बढ़ता जाऊं ताकि वीडियो भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से आपका पूछा जाएगा, सी नंबर, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया पूछी जाएगी, क्या उसका केंद्रीय भाव है, ये पूछा जाएगा। बस इस तरीके से लिख दीजिए फटाफट से। तो इस प्रकार से आपके जो है ये लॉन्ग वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से आगे क्या पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा फिर फटाफट। इसमें भी आपको 30 से 40 वर्ड में आंसर देने होंगे। एनी टू के, किसी भी दो के तीन क्वेश्चन दिए रहेंगे। तीन में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं 30 से 40 शब्दों में। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर भी इसमें लिखे हुए हैं। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे कुछ लाइंस दी गई हैं पोएम्स की, उसको पढ़िए और फिर उनके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर दीजिए। जिस तरह से आपका अनसीन पैसेज था रीडिंग सेक्शन में, उसी तरह से ये क्वेश्चन भी है। तो इस पोएम को पढ़ लेना है आपको और फिर नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ, उनके आंसर इसी पोएम से छांट के आपको लिखने हैं। ठीक है, और फिर आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी साथ में मेंशन कर रखे हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब के। चलिए, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका विकास, जिसे सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। विकास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कहता है कि आंसर आंसर एनी वन इन अबाउट 80 टू 100 वर्ड्स। किसी भी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में दीजिए। दो प्रश्न दिए होंगे, दो में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में देना है। कोई जरूरी नहीं कि 80 से 100 शब्द ही होने चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन हो उसका आंसर कंप्लीट, क्लियर, नीट होना चाहिए। ओके, क्या पूछ रहा है, डिस्कस द थीम ऑफ थर्ड लेवल। थर्ड लेवल की थीम आपको डिस्कस करनी है। इस प्रकार से है इसकी थीम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ डिड द टाइगर किंग मीट हिज एंड। इसका भी जो है इस प्रकार से आंसर है। आप फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 30 टू 40 वर्ड्स। किसी भी नीचे दिए हुए प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में देने हैं। ये भी आपके सप्लीमेंट्री रीडर मतलब विकास से ही पूछे जाएंगे। तो फटाफट से ये क्वेश्चंस हैं इनके और साथ में ये इनके आंसर भी मेंशन किए गए हैं। आप फटाफट से इनके भी स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं। ये तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीन में से आपको कोई दो सॉल्व करने हैं।
लेकिन मैंने तीनों के आंसर मेंशन कर दिए हैं, आप तीनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में पेपर किस टाइप का आने वाला है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ये आपका कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस पूरा होता है।